नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एंजॉय स्टडी में। आज से हम देखेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखेंगे। 2012 से लेकर 2025 तक के हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पॉलिटी सेगमेंट अभी देख लेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी सेगमेंट को देखते चलेंगे। चूँकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही हम थोड़ा एक्सप्लेन भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा तो क्वेश्चन को रोक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति की इच्छा से, दूसरा ऑप्शन है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तीसरा किसी भी परिस्थिति में, और चौथा संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो इसका सही आंसर होगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अच्छा, राज्यसभा आर्टिकल 249 के अंतर्गत ऐसा संकल्प पारित कर सकती है। इसमें है क्या, उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनमें से कम कितना, 2/3 उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 के द्वारा समर्थित संकल्प ये पारित होगा। इसके बाद में संसद जो है कानून बना सकती है। ये संपूर्ण राज्य के लिए भी बना सकती है और या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। और ये जो कानून है ये 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, इसके मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति थे उस समय रामास्वामी। इन्होंने कहा था जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस मामले में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग है, ठीक है। इसके बाद में केशवानंद भारती में भी उद्देशिका को संविधान का अंग घोषित किया गया था। आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस केस है केशवानंद भारती, 1973 का है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है का कॉन्सेप्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद बेरूवाड़ी मामला है, ये भी एक केस है। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। तो सभी जो ऑप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो स्वर्ण सिंह समिति है। याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। और ये 42वां संविधान संशोधन इसके थ्रू हुआ था 1976 में, और भाग 4 में ये संशोधन हुआ था और भाग 4 का जोड़ा गया था इसमें, और ये 51 का में जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 का। और जो कितने आप देखोगे तो टोटल जो है कितने 11 जो है इसमें से कर्तव्य हैं। कभी कभी कर्तव्य पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, पहला कर्तव्य जो है, पहला है जो है वो आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ऑप्शन बन सकते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। फिर इसके बाद में चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर इसके बाद में पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके बाद में छठवां जो है वो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां है जो प्राकृतिक पर्यावरण है इनकी जिसके अंतर्गत वन आ जाते हैं, झील, नदी, वन्यजीव, इनका रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। इसके बाद में आठवां जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर इसके बाद में नौवां हो जाता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। फिर इसके बाद में 10वां आ जाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। इसके बाद लास्ट जो 11वां है कर्तव्य, वो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक को यह कर्तव्य होगा कि वह बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर
प्रदान करें। याद रखना ये जो 11वां पहले जो ये 42वां संविधान संशोधन हो उसमें 2 ही जोड़े गए थे, मतलब सॉरी 10 ही जोड़े गए थे, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो याद रखना 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है, उसके थ्रू ये 11वां जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल है। तो संसद में आप जैसा जानते होंगे, सीधा सा आंसर है, में लोकसभा के ये राष्ट्रपति एवं दोनों सदन हो, यानी लोकसभा है, राज्यसभा है और इसके बाद में इसमें प्रेसिडेंट है। तो 3 लोग ये संसद में शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर ये बनेगी, ऐसा मेंशन 79 में आर्टिकल में कहा गया है। राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, यह भी आप लोग याद रखना। वह आरंभिक अभिभाषण देने के प्रयोजन के लिए ही बैठता है, अन्यथा नहीं। वह संसद के सत्र को आहूत करता है, यानी कि आहूत यानी संसद का जो सत्र चलता है उसको बुलाता है, इसका काम है राष्ट्रपति का। सत्र को समाप्त करने का कार्य इसका है राष्ट्रपति का। लोकसभा का विखंडन भी करने का पावर राष्ट्रपति के पास में है। तो याद रखना, जो अध्यक्षता करता है वो याद रखना, यानी कि वो करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके, यानी राज्य विधानसभा में आप कोई भी धन विधेयक जब तक स्थापित नहीं कर सकते, इसका आंसर सही हो जाएगा बी वाला, जब तक राज्य के राज्यपाल की आपको संस्तुति यानी कि अनुमति ना दे दी, ठीक है। तो आर्टिकल जो 207(1) है, इसके अनुसार राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, यानी कि जब राज्यपाल की सिफारिश होगी इसके बाद में ही रखा जाएगा विधानसभा में, अन्यथा नहीं, ठीक है। विधान परिषद में ये स्थापित नहीं किया जाता, जैसे कि लोकसभा में जब होता है तो स्पीकर की अनुमति से, वो सॉरी राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है, लेकिन यहाँ बात विधानसभा की हो रही है, तो विधानसभा में जो है राज्यपाल होते हैं, इसके अनुमति से रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात आ जाएगी तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य और तीसरा फिर आ जाता है विधानसभा के सदस्य और चौथा विधान परिषद के सदस्य। तो ये विधानसभा परिषद होगा नहीं, विधानसभा होने का नहीं, तो यानी कि एक लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद जो है 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाला जो निर्वाचक गण के सदस्य हैं उनके द्वारा होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है। तो आर्टिकल 143 के तहत राय लेता है जो राष्ट्रपति है उसको है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, व्याख्या पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था जो आहूत करने का पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, जबकि अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। यह भी याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 108 है, इसके अंतर्गत संयुक्त बैठक होता है, राष्ट्रपति आहूत करता है और अध्यक्षता इसकी लोकसभा अध्यक्ष करता है। साधारणतः सदन के अधिवेशन का सभापति तो अध्यक्ष करता है, अगर अध्यक्ष नहीं होता है तो उसी स्थिति में पीठासीन मतलब नहीं होता है, मतलब अगर जैसे पीठासीन अधिकारी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, तो उसको हटाने का संकल्प मीन्स, थोड़ा इसको अगेन पढ़ते हैं। साधारणतया जो है सदन के अधिवेशनों का सभापति अध्यक्ष करता है, साधारणतया मतलब हमेशा करता है अगर उसी स्थिति में पीठासीन नहीं हो, या मतलब कब वो नहीं कर सकता है, जब उसको हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन है तो अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो कौन होगा, जो उप सभापति होगा वो अध्यक्षता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ जो है स्थापित किया जाता है, यानी पूरा स्थापित वही स्थापित है यानी इंट्रोड्यूस्ड है। तो याद रखना, धन विधेयक लोकसभा में, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि विधानसभा के धन विधेयक के बारे में पूछा गया था, जो राज्यपाल के अनुमति के बाद ही रखी जाती है। इसमें जो है धन विधेयक कहाँ स्थापित किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लोकसभा में, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के
जब अनुमति से ही रखी जाती है लोकसभा में, यह भी याद रखना। आर्टिकल 110 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एक के अनुसार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा। यदि धन विधेयक किसको समझा जाएगा, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर उसमें कर का जो अधिरोपण हो, यानी टैक्सेशन से कोई भी संबंधित यानी पैसे की बात होगी, उसको धन विधेयक समझाएगा। सीधी सी बात, ये याद रखना। ठीक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, वही क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने विधानसभा के लिए देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से भी अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लोकसभा से ऐसा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो है क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि संसद का दूसरा सदन यानी कि लोकसभा यानी लोक सदन, इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से करती है। लोकसभा के लिए निश्चित अवधि का उपबंध है। लोकसभा की अवधि उसकी प्रथम, ये भी याद रखना, क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाता है। तो प्रथम अवधि जो होती है, जो अवधि उसकी प्रथम जो बैठक होती है वहीं से जोड़ा जाता है। वहां से नियत 5 वर्ष तक की लोकसभा जो उसका टेन्योर होता है। ठीक है, तत्पश्चात उसका स्वतः विघटन हो जाता है। चूंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) में कहा गया है, जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, याद रखना। अतः मंत्रियों का यह संवैधानिक दायित्व होता है कि जैसे ही लोकसभा का विश्वास गंवा दें, वैसे ही सामूहिक रूप से इनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। चूंकि सामूहिक रूप से जो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, अतः जब जो है इनके प्रति जो है अविश्वास पारित हो जाता है लोकसभा से, तो मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखना, भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इस प्रकार राज्य का राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता। ठीक है, याद रखना, यानी इलेक्शन नहीं होता है, इसको नॉमिनेट किया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होता है। वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ठीक है, सरकारिया जो आयोग है, इनकी सिफारिश के आधार पर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते समय संबंधित जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनसे भी परामर्श ले लिया जाता है, ऐसा सरकारिया आयोग ने बताया था। ठीक है, अनुच्छेद 319 घ का प्रतिषेध उस पर लागू नहीं होता। अतः राज्य के किसी लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और वह केंद्रीय सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता। तो याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति का कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। अभी देखे थे कि सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। ठीक है, उत्तरदायी 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ऐसा जिक्र अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, ये भारत के संविधान में किया गया है। आप जैसा जानते होंगे, कैग की बात हो रही है, तो कैग जो है आर्टिकल 148 के तहत जो है के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस आधार पर हटाया जाता है, याद रखना, उसी आधार पर कैग को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन हटाना जो है जब तक मेथड वही होगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। और कैसे, अगर साबित कदाचार हो जाता है या असमर्थता है, तो इसका जो है एक आधार दिया जाता है कि इसके आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गोलकनाथ वाद हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें ऐसा कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी हो जानी चाहिए? तो याद रखना 5 जो है, अगर संवैधानिक मामले से संबंधित कोई सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई कर रहा है तो कम जो है 5 मेंबर का होना चाहिए, इनके पास समूह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो याद रखना ये 6 और 65 होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 6 और 65 इसमें दिया है तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 324(2) में उपबंधित है कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करते हैं। ठीक है, तो संख्या कौन कर रहा है? ये राष्ट्रपति नियत कर रहा है, लेकिन नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबद्धों के अधीन जो है रहते हैं, यानी कि जो ऐसी संसद नीति बनाई जाती है उसके आधार पर इनकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सामान्यतः नियुक्ति, और ये 6 से 65 वर्ष तक की अवधि के लिए इनका कार्यकाल होता है, यानी अगर 6 वर्ष पूर्ण कर लिया है या 65 वर्ष इनकी आयु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, आपको बताना है इसमें से। तो जैसा राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल है, राज्य वित्त आयोग बिल्कुल है, और इसके बाद जिला पंचायत, हाँ बिल्कुल है, इसके बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी, नहीं ये नहीं है। तो यानी 1 2 3 जहाँ पे होगा वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 243 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है, ये याद रखना, और अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, और 243 बी के तहत जो है जिला पंचायत का गठन होता है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग देख लिया, राज्य वित्त आयोग देख लिया, और इसके बाद में जिला पंचायत देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो याद रखना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कब? 1959 में हुआ था, राजस्थान के नागौर से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उस समय जो नेहरू जी थे उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो महिलाओं के लिए जो 1/3 है, यानी कुल सदस्यों का 1/3 आरक्षित किया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 243 घ के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में, खंड 2 के अनुसार प्रत्येक जो है पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान क्या होते हैं? स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2012 तक के क्वेश्चन थे। आगे हम ऐसे ही देखते चलेंगे, 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर हल कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आप देखते रहना, कंटिन्यू बना के हम एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। कोई भी रिफॉर्म होगा, सुधार करने की आवश्यकता होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें।